हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह। इन दिस वीडियो हम लोग रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं पीपुल एज रिसोर्स, आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर। तो इसके एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। पहले नंबर पर है एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन आंसर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पीपुल एज ए रिसोर्स। आप पीपुल एज रिसोर्स यानी लोग जो है ना वो रिसोर्स हैं, किस तरह से हैं, आप इसको क्या समझते हैं इस बात से। तो हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि भाई जो पीपुल हैं वो लोग हैं, वो लाइबिलिटी भी हो सकते हैं और एसेट भी हो सकते हैं, यानी उपयोगी भी हो सकते हैं और भार भी हो सकते हैं। तो आज के समय में बेरोजगारी और ये तमाम चीज़ें होने के कारण समस्याएं हो रही हैं। तो किस तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं उसके बारे में हमें अपने ओन थॉट्स इसमें लिखने हैं। तो देखिए किस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge। देखिए लोग ना वो नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा या बेस्ट यूज कब कर पाएंगे, जब उनके पास नॉलेज होगी, जब उनके पास स्किल होगी, जब उनके पास टेक्नोलॉजी होगी ये सब करने के लिए, है ना। तो दिस इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड ए रिसोर्स। इस यही कारण है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, मानव जाती है, इसको भी रिसोर्स कहा जाता है। इट इज़ एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हेल्प ट्रांसफरिंग ए फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जितने भी फिजिकल मटेरियल है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए किसी भी ह्यूमन बींग्स का नॉलेजमेंट, स्किल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में पारंगत होना आवश्यक है। तो इस तरह से पीपुल रिसोर्स हमारे लिए हो जाते हैं। और क्या लिख सकते हैं, पीपुल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्री countries working people in term of their existing productive skills and abilities। अब किसी भी देश की जो लोग है, जो जनता है, जो पीपुल ऑफ रिसोर्स है, उसकी स्किल और एबिलिटी क्या है, यही उसकी प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करती है। The idea of people resource as resource is linked to the concept of human capital, that is the stock of skill and productivity knowledge embodied in a population। population में जो है स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो ह्यूमन कैपिटल हमारा बन सकता है। Any production of goods services requires the presence of फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन गुड्स के लिए हम लोग बहुत अच्छे से लेसन को रीड किए हैं। किसी भी प्रोडक्शन के गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे सर्विसों को देने के लिए, किसी भी प्रकार की सेवाएं देने के लिए आपके पास फोर फैक्टर होने चाहिए। फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या, लैंड होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, फिजिकल कैपिटल होनी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल भी ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल का भी होना आवश्यक है। तो द नॉलेज एंड द enterprises of providing by the human capital push together the only three factors to produce an output, जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। population becomes an asset instead of liability when themselves are made in the form of education, training and medical care। और इस तरह से यदि ऐसा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जो है पॉपुलेशन जो है पीपुल एज रिसोर्स तभी हो सकती है, तभी एसेट बन सकती है जब उसके पास एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी और मेडिकल केयर होगी। ये मेन फैक्टर है, इस लाइन को लिखना नहीं भूलना है आपको कि एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर अगर मिले तो कोई भी पॉपुलेशन पीपुल एज रिसोर्स हो सकती है और वह लिबिलिटी की जगह एसेट साबित हो सकती है हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। किसी अन्य प्रकार के जो रिसोर्स हैं, जैसे लैंड रिसोर्स हुआ, चाहे फिजिकल कैपिटल हुआ, उससे अगर कंपेयर कर ले तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो किस तरह से डिफरेंट है, आप किस तरह से कह सकते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज मेक्स यूजेस ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। किसी भी आउटपुट को देने के लिए, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए जो ह्यूमन है ना वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि भाई जो अदर रिसोर्स है जैसे लैंड है और जो जैसे फिजिकल कैपिटल है, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर कौन करेगा, कौन बताएगा यूज़ करना, मैन, ह्यूमन। तो यानी ह्यूमन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी एजुकेशन का क्या महत्व है, क्या स्थान है, क्या भूमिका है किसी ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें है
कि ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जो है जो एजुकेशन है वो क्या करता है, वो स्टॉक कर देता है, भंडार बना देता है स्किल का और प्रोडक्टिविटी नॉलेज का। प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल। तो प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें हो जाती है ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए। एन एजुकेटेड पॉपुलेशन इज एन एसेट। तो आपको पता ही है कि जो भी एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो वो एसेट होगी, यानी उपयोगी होगी, लाभकारी होगी इकोनॉमी के लिए इन कंपेयर ऑफ लेवल्टी। ए रिसोर्स, एक स्रोत के रूप में भी हमें उपयोगी होगी। इन कंट्रास्ट टू द अनएजुकेटेड एंड अनट्रेंड एजुकेटेड इंडिविजुअल मेक एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनस्किल्ड पर्सनस हैं, पीपुल हैं, वो क्या करेंगे कि जो रिसोर्स है ना उसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पा पाएंगे। लेकिन वही अगर शिक्षित है, एजुकेटेड है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को सामने ला के रख देंगे और बहुत सारे रिसोर्स को अवेलेबल कर देंगे। एजुकेशन एंड स्किल्स आर मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी प्रकार की मार्केट में एजुकेशन और स्किल जो है मुख्य डिटरमिनेंट्स यानी मुख्य आवश्यक शर्तें हैं जिससे जिससे कि अर्निंग आपकी हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल मार्केट में। एजुकेशन इनहेंस द क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए शिक्षा जो होता है ना वो इन्हेंस कर देता है, आपकी क्षमता को बढ़ा देता है, क्वांटिटी को बढ़ा देता है, क्वालिटी को बढ़ा देता है, क्वालिटी वाले लेबर हो जाएंगे आप, है ना, वर्कर हो जाएंगे आप। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है वो भी जो है ग्रोथ होने लगती है। और इसमें लिख सकते हैं आप कि भाई अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेटेड एंड पर्सन्स हेल्प इन द प्रीपेचुएशन। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ एन अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन स्प्रेड टू इवन दोज हु देमसेल्फ आर नॉट एजुकेटेड। तो जो शिक्षित लोग हैं वो शिक्षित हो जाएंगे अगर, तो वो आसपास में भी कई लोगों को शिक्षित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं भाई कि एजुकेटेड पीपुल बेनिफिट द सोसाइटी एज होल हैज। मतलब कि साथ ही शिक्षित जो लोग होंगे ना वो आसपास की सोसाइटी को भी प्रभावित करते हैं या लाभ पहुँचाते हैं। Thus, education plays the role of a catalyst in transforming a human being into a positive asset and a precious national resource। तो इस तरह से जो एजुकेशन है ना वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, प्लेस करती है क्या करने में भाई, कि ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए ह्यूमन मानवता को एक पॉजिटिव एसेट के रूप में यानी अच्छे लाभकारी स्रोत के रूप में और प्रीसियस नेशनल रिसोर्स और पूरे राष्ट्र के लिए प्रीसियस कीमती स्रोत के रूप में निर्धारित करती है जो है एजुकेशन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको बताना है कि रोल क्या है हेल्थ का, हेल्थ कितना ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है एक ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए अच्छी होती हैं। तो सेकेंड में पूछ रहा है कि आप बताइए कि हेल्थ किस तरह से ज़रूरी है। तो लिखेंगे हम लोग ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन ए पॉपुलेशन। ये तो लगभग सभी में लिखना है आंसर में, है ना। जो ह्यूमन कैपिटल है उसके पास स्टॉक है भाई स्किल की और प्रोडक्टिव नॉलेज की, उसके अंदर इम्बॉडीड है, उसके अंदर गुण है, ये सब पूरे पॉपुलेशन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्किल प्रोडक्टिव नॉलेज तभी प्रोवाइड हो पाएंगे भाई ये हेल्प प्रॉपर एजुकेशन से और ट्रेनिंग से। ठीक है, लेकिन हाउएवर जब कभी बेनिफिट्स एजुकेशन एलोन डू नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज एजुकेटेड बट अनहेल्दी कैन नॉट रियलाइज इट पोटेंशियल। तो अब भाई शिक्षित तो ठीक है, शिक्षा हो गया, इसके पास एजुकेशन है, अच्छी स्किल है, लेकिन ये अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा ना, अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा ना, अनहेल्दी रहेगा, तो कैन नॉट रियलाइज द इस पोटेंशियल, अपनी पूरी क्षमता का, अपनी पूरी पावर का, अपनी स्किल का, अपनी नॉलेज का यूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए हेल्थ जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी होनी चाहिए। एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन इज लायबिलिटी, और जो अनहेल्दी पॉपुलेशन है, बीमार या अस्वस्थ जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो किस तरह से है, लायबिलिटी के रूप में है, भार के रूप में है। एंड नॉट एन एसेट, और लाभकारी नहीं है। हेंस हेल्थ इज एन इंडिस्पेंडेबल सो बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। इस तरह से जो हेल्थ है ना वो अभी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, एक आधारभूत है किसी भी ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिफ्थ में आप पूछ रहे हैं कि व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ।
जो हेल्थ है ना वो इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ में किस तरह से मतलब एक ऐसा हिस्सा है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड आल्सो गिव हिम द एबिलिटी टू फाइटिंग इलनेस। देखिए इंडिविजुअल में जो है ना वो हेल्थ अगर उनका है ना तो उनके कार्य करने की क्षमता जो है ना उसको रियलाइज कर सकते हैं, अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल जो हेल्थ प्रोग्राम से जो हेल्प मिलती है उनसे, और साथ ही साथ उनके पास एबिलिटी आ जाती है इलनेस से लड़ने की, फाइट करने की। एंड अनहेल्दी इंडिविजुअल इज लायबिलिटी टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। और जो एक जो अस्वस्थ इंडिविजुअल होता है किसी भी जगह पे, वो उस स्थान पे उस प्लेस पे क्या होता है, लेबिलिटी होता है, भार होता है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज एफिशिएंसी। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है ना वो उस व्यक्ति को डायरेक्टली उसके एफिशिएंसी, क्षमता पर प्रभावित करता है। एज कम्पेयर टू एन अनहेल्दी इंडिविजुअल, ए हेल्दी पर्सन कैन वर्क मोर एफिशिएंटली एंड विद द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तो एक अस्वस्थ और एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उन दोनों में जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ज़्यादा पोटेंशियल अपनी एनर्जी को दे सकता है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके दिखा सकता है। 6 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। कौन कौन से विभिन्न प्रकार की मुख्य एक्टिविटीज़ हैं जो ली गई हैं प्राइमरी सेक्टर के लिए और सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में, यानी इन सब के अंदर कौन से काम आते हैं ना उसके बारे में लिखना है। तो पहले नंबर पर हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर में, भाई इसमें आता है कंप्राइज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में इतने सारे काम आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, इन्हीं सब चीज़ों से जो हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कंप्राइज एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड इन दिस सेक्टर। यानी इन सब चीज़ों से, फिशिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग से, एनिमल हस्बेंड्री से दूध जो भी हम लोग पाते हैं ना, एग्रीकल्चर से जो अनाज खरीद हम लोग उगाते हैं, फॉरेस्ट्री से जो हम लोग दवाइयाँ औषधियाँ पाते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों का अलग रूप बना के, इनका पैकेजिंग करके, इनको अलग अलग तरह से पदार्थ बना के बेचना ही क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है ना वो एकदम डिफरेंट है। इसमें क्या होता है भाई कि कंप्राइज एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी इन दोनों को ना संभालने के लिए जिस सेक्टर की चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें जो होती है ना इन दोनों को संभालने के लिए वही टर्शरी सेक्टर कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे वेरियस सर्विसेज जैसे ट्रेड में है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें इन दोनों सेक्टर में लाभ देती है, इनको संभाल के रखती हैं। हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ना, हेल्थ के लिए ठीक ठाक से रहते हैं, और ट्रेड, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीज़ें हम लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी टर्सरी सेक्टर में आ जाती हैं। 7th क्वेश्चन में है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी आपको इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक में क्या अंतर है, उसकी एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे काम होते हैं उसको लिखने हैं। सीधे लिखेंगे हम लोग, एक्टिविटीज़ दैट ऐड वैल्यू टू आवर नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीसन एक प्रकार से है इकोनॉमिक का कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है को, तो होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर दे, उसकी वैल्यू ऐड कर दे, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। दीज हैव 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग है। मार्केट एक्टिविटीज़ होता है एक, और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ यानी प्रोडक्शन फॉर पे और प्रॉफिट, और दूसरा होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंज्यूमेशन। 2 तरह की होती है भाई कि एक लोग उगाते हैं कि वो बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, दूसरे लोग सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए ही केवल उगाते हैं, अपने लिए ही पैदा करते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये हो गया। अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि भाई जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वंस दैट डू नॉट ऐड द नेशनल इनकम। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो नेशनल इनकम में कोई सहायता नहीं देती हैं, क्योंकि वो तो अपने लिए पैदा करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो जो फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं, जिसमें प्रोडक्शन पे करने के लिए या फिर प्रॉफिट करने के लिए किया जाता है, वो सभी जो है हमारे नेशनल इकोनॉमिक में ग्रोथ कर देती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग डोमेस्टिक जॉब्स, तो इस तरह से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में है, वाई आर द वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, यानी जो महिलाएं हैं उनको जो है कम तनख्वाह क्यों दिया जा रहा है, भाई ऐसा क्यों है, तो क्या आपने समझा इस लेसन से, तो आपको वही बताना है इसमें, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमाइंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अर्निंग किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उसकी क्या है, एजुकेशन और स्किल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अर्निंग के लिए। ये दोनों चीज़ें नहीं तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे मार्केट में, है ना।
ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई ये लड़की ये लड़का, ऐसा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था समाज में, अभी कुछ बाकी है। वो वुमेन आर जनरली डिनाइड द एजुकेशन एंड द नेसेसरी स्किल बिकम टू वर्डी कंट्रीब्यूटर टू नेशनल इनकम। तो जो महिलाएं हैं ना, वो बेचारी क्या है ना, उन लोगों के पास स्किल की कमी होती जा रही है और कंट्रीब्यूटर्स भी कम होते जा रहे हैं नेशनल इनकम में। भाई जब वो कमाएंगे नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई की करेंगे ही नहीं, तो किस तरह से करेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके अंदर स्किल्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसकी वजह से वोमेन को जनरली डिनाइड कर दिया जाता है एजुकेशन को लेके, और उसकी नेसेसरी ज़रूरत की स्किल्स के लिए उसको सिखाया ही नहीं दिया जाता, उसको पढ़ने ही नहीं दिया जाता। इस वजह से हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई दे गेट पेड लेस देन मैन। इस तरह से उनके पास कम नॉलेज होती है, कम स्किल होती है, तो पुरुषों की तुलना में कम पेड उनको होता है, यानी कम उनको पैसे तनख्वाह मिलते हैं। Also, the perpetuation of gender prejudice, such as the women cannot do so much physical work as men, put women at a disadvantage। तो इस तरह से जो ये प्रिचुएशन है ना, बन गया ऐसी कंडीशन जेंडर प्रेजुडिस का, तो इसकी वजह से जो है ना, जो महिलाएं हैं ना, वो जो है ज़्यादा काम फिजिकल वर्क कर नहीं पाती हैं इन द कंपेयर ऑफ मैन। उनको अधिकतर घर में रहना पड़ता है, तो इस वजह से वो डिसएडवांटेज के रूप में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को आप किस तरह से मतलब एक्सप्लेन करेंगे? बेरोजगारी क्या है, किस तरह से है, इसको आप किस तरह लिखेंगे? बहुत शॉर्ट आंसर है इसका। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड जॉब। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जो कि जिनको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वो है ना कि जो पढ़ लिख लिए हैं भैया, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, मिल रही लेकिन उनके पैसे के हिसाब से, उनके प्रेजेंट टाइम के जो जीवन है, जो खर्चे चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से बहुत कम तनख्वाह मिल रही है। तो क्या करेंगे वो करके ऐसी जॉब, ठीक है। तो इस तरह से जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता है ना, तो उसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये नहीं कि जो लोग काम करने योग्य नहीं है और उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया, जैसे 70 साल के ऊपर के लोग, वो इतने वृद्ध हो गए कि वो कौन सा काम करेंगे, तो उनको आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हैं। और जैसे आप छोटे बच्चों को ले लीजिए, वो तो कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन है तो मेंबर ही, और जॉब भी नहीं करते, तो क्या वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी उनकी सीमा ही नहीं हुई। ये सब सारी चीज़ें आप लोग ना बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ में हो जाएगा। और एन इंडिविजुअल में अगर हम लोग देखें तो इज टर्म एज अनएम्प्लॉयमेंट इफ ही और सी इज अ पार्ट ऑफ workforce of a country and is capable and willing to work for payment but is unable to do so। और दूसरा एन इंडिविजुअल क्या होता है, देखिए इसमें कि भाई जो टर्म है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, उसका मतलब ये होता है कि ही या सी, ठीक है, वो ऐसे वर्क फोर्स पर हो, ऐसे उसके ऊपर काम के दबाव हो, किसी भी कंट्री के लोग हों ऐसे जिनके ऊपर काम का दबाव हो, एंड कैपेबल एंड विलिंग वर्क फॉर पेमेंट, और उनके पास काम करने के लिए पैसे भी न मिलते हैं उनको, लेकिन बट इज़ अनेबल टू डू सो, लेकिन वह उसको करने के लिए असमर्थ, यानी उनको पैसे तो मिल रहे हैं वो काम करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उनके पास स्किल्स नहीं है और तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें लिख सकते हैं। वैसे जो मेन है इसका डिफिनेशन का आंसर था ना, बस वो इतना ही है, ठीक है। इसको जरूर आप लोग याद करिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड जॉब्स। सिंपल सा। 10th नंबर के क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी आपको बताने हैं भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगारी है और जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या अंतर है। सीधी सी बात है, जो बेरोजगार हैं वो 12 महीने बेरोजगार हैं, जो सीजनल है उनके पास 2-3 महीने से काम नहीं है, बाकी महीने काम रहता है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करके इतना लिख सकते हैं इसमें कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इट इज़ द सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया भी जा चुका है वीडियो में, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है भाई कि हमारे इंडिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो शिक्षित बेरोजगार है, उसका क्या कारण है भाई, पे क्यों ऐसा पेकुलियर टाइप का प्रॉब्लम हो गया हमारे इंडिया में, ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है अपना। तो क्या लिखना है, इफ़ डिस्ट्रिक्ट यूज अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है रूरल इंडिया। अगर हम ग्रामीण शहरों की बात करें तो भाई जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए पेंसिल प्रॉब्लम
ऑफ अर्बन एरिया। तो वहाँ की भी अर्बन रूरल दोनों जगहों की बात करें, दोनों जगह जो है प्रॉब्लम जो है कॉमन है। दिस इज़ द सिचुएशन वेयर इन ए नंबर ऑफ यूथ with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find suitable jobs। जहाँ पर गांव शहर दोनों की बात करें, कोई मैट्रिकुलेशन है, कोई ग्रेजुएशन है ना, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिग्रीज कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी उनके पास सुटेबल जॉब्स नहीं है। तो द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इवन आफ्टर अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, लगभग 18 साल के बाद तक ये ऐसे सिस्टम है कि ऐसी पढ़ाई हो रही है कि ए पर्सन कैन वेल बी टर्म एज अनस्किल्ड। 18 साल हो जा रहा है लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं हो पा रही, डेवलप नहीं हो पा रही। तो व्हाट दिस डज इज दैट ए लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड एजुकेटेड यूथ गेट churn out of educational institution year after year, but only a fraction of them are able to find suitable jobs. Among the remaining, some remain unemployed while others get employed in activities that seem inadequate such per their potential. This in turn leads to the wastage of the huge amounts of resources that had been spent on educating them. तो देखिए इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखा है भाई कि 18 साल के उम्र के बच्चे हो जा रहे हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी वाली स्किल नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है ना, और बड़ी संख्या पे ऐसे अनस्किल्ड एजुकेटेड शिक्षित यूथ जो है चर्न यानी बनते जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हर साल, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल एक न एक, मतलब हर साल कोई न किसी का तो कंप्लीट होता होगा। तो हर साल बहुत सारे लोग ऐसे केवल अशिक्षित मतलब अनस्किल्ड, उनके पास स्किल नहीं है लेकिन एजुकेटेड होकर वो निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के यूथ होकर निकल रहे हैं। तो इस तरह से उनमें से बस केवल कुछ फ्रैक्शन यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि उनको सुटेबल जॉब मिल जाती है। एमंग देम बाकी उनमें से जो रिमेनिंग लोग बचते हैं वो बेचारे अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, और जबकि अदर लोग जो होते हैं वो अदर एक्टिविटीज़ करके भाई कमाते हुए दिखाई देते हैं, अपनी पोटेंशियल के अनुसार कहीं कहीं लग जाते हैं, पढ़ाने लगते हैं इधर उधर। तो दिस इज टर्न टू लीड्स वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स। इस तरह से ये जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बहुत बड़ा जो है ह्यूज अमाउंट में वेस्टेज है यानी नुकसान है। तो हैड स्पेंट ऑन एजुकेटिंग देम, तो हमें ज़रूर इस पे जो है ध्यान देना चाहिए भाई सरकार को कि उनको एजुकेटिंग देम करें, लेकिन उनके साथ स्किल भी उनकी डेवलपमेंट करें। 12 क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे मेजर्स, ऐसे पैमानों को, ऐसी बातों को, ऐसी शर्तों को जिसमें जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो मैजिटेट हो जाए, यानी कि आप जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का वो जो है कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके लिए 3 बातें आप इसमें से मुख्यतः लिख सकते हैं। जैसे पहला है मेक एजुकेशन एंड सेकेंडरी लेवल मोर कैरियर ओरिएंटेड विच वुड एंड इंडिविजुअल विथ नॉट ओनली एजुकेशन बट आल्सो द रिस्क्यूड स्किल्स फॉर गेनिंग सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट। एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए हमें मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी लेवल पे जो है ना अच्छे से पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्किल को डेवलप करने की ना भी कुछ ऐसे काम वहाँ पे सिखाए जाने चाहिए। सेकेंड टर्म क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, क्रिएट ए शॉर्ट स्क्रीनिंग ऑफ प्रोसेस वेयर बाय द ईच इंडिविजुअल चूज सब्जेक्ट दैट सूट फॉर हिज एबिलिटीज। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार से जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है ना उस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी स्क्रीनिंग चीज़ें यानी दिखाई जाने वाली चीज़ें जो देखा जा सकता है, जैसे कोई एग्रीकल्चर में है तो उसको एग्रीकल्चरल फील्ड दिखाया जाए, है ना, उसको ट्रैक्टर दिखाया जाए, उसको ट्यूबवेल दिखाया जाए, उसको सिंचाई के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दिखाया जाए, इस तरह की चीज़ें। तो जो जो जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहा है उससे सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें जो स्क्रीनिंग हैं उस तरह के प्रोसेस उसको दिखाए जाने चाहिए, इससे डेवलपमेंट होता है ना। थर्ड इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि द इंट्रोड्यूक्शन न्यूअर सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी एट द स्कूल लेवल शुड बी accompanied by the growth of a job opportunities in the sector that would employ the student electing to study such subject। और साथ ही साथ देखिए टूर होता है ना स्कूल लेवल पे आपको टूर के माध्यम से, आपको सर्वे के माध्यम से तमाम तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं अलग अलग प्रकार से जिससे आप बिलोंग करते हैं स्टडी में, तो उस सेक्टर से संबंधित आपको ना सर्वे कराए जाने चाहिए स्टूडेंट को, जिससे कि उनके अच्छे से अच्छी उनकी स्किल्स डेवलप की जा सके। लास्ट क्वेश्चन है आपका 13, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड वाई। आप इन सब में से कौन से कैपिटल को बेस्ट मानते हैं भाई और क्यों मानते हैं। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल इज़ द बेस्ट है क्योंकि इन सभी को यूज़ करना कौन करेगा यूज़, इनको वैल्यूएबल कौन बना रहा है, ह्यूमन ही ना, तो ह्यूमन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग ह्यूमन कैपिटल मेक्स अस ऑफ द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट द अदर
अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बिकम यूजफुल इन देयर ओन। ये खुद से ये यूजेबल नहीं हो सकते, ये खुद से ही जो है रिसोर्स नहीं बन सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसको रिसोर्स, इसको वैल्यूएबल कौन बनाता है? ह्यूमन। वही कह रहा है, इसलिए ह्यूमन जो है मोर रिसोर्स वो हम कंसिडर करेंगे बेस्ट के रूप में। एंड मैनी वेल कंसिडर्ड एज द बेस्ट एमंग ऑल रिसोर्स। इस तरह से हम इसको सभी रिसोर्सेज में बेस्ट मान सकते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़